नमस्कार, स्वागत है आपका 3 बजे 3 खबर में। मैं हूं जुबैर खान। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। बीजेपी और आरएसएस के बीच कई दिनों से चल रही मैराथन बैठकों का निचोड़ सामने आ चुका है। यूपी का सियासी कला बचाने के लिए बीजेपी और संघ ने सीएम योगी आदित्यनाथ के लीडरशिप में चुनाव लड़ने पर मोहर लगा दी है। हालांकि जातिगत समीकरण को दुरुस्त करने के लिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के गैर यादव ओबीसी फॉर्मूले को साधने की कवायद भी तेज हो गई है। वहीं सियासी हलकों में इस चर्चा ने जोर पकड़ना शुरू किया है कि अगले साल विधानसभा चुनाव में यानी यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी होना तय है। इसके पीछे तर्क यह है कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई को देखते हुए कांग्रेस और वाम दलों ने विधानसभा चुनाव के दौरान सरेंडर किया था। यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में भी ऐसी ही स्थिति कांग्रेस और बीएसपी के सामने आ सकती है, जिसकी वजह से इन सियासी दलों को मजबूरन समाजवादी पार्टी के नाम पर चुप्पी साधनी पड़ सकती है। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं राहुल आनंद साहब और कुंवर सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के सामने अपना पक्ष रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा सवाल जो है बीजेपी की तरफ से यानी राहुल आनंद जी की तरफ से। राहुल जी, आप बताइए कि क्या 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी आपकी तैयार है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि हमारी जो संगठन है और हमारा संगठन मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, ये हमें बताने की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जो लोग इसके ऊपर अपनी राजनीतिक रुपया सेक रहे हैं, उनको मैं एक चीज के लिए विश्वास दिला देता हूँ कि 2022 में उत्तर प्रदेश में फिर से हमारी सरकार बनेगी और हम पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे। जी अच्छा राहुल आनंद जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि कुछ सहयोगी जो दल थे आपके बीजेपी पार्टी के, खासतौर पर नाम हम अगर जिक्र करें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की, तो ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा है कि बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में एक डूबते हुए जहाज का नाम है और डूबते हुए जहाज पर किसी को भी सवारी करना शोभा नहीं देता। इसके अलावा निषाद पार्टी की भी नाराजगी बीजेपी पार्टी से जगजाहिर है, किसी से छिपी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपना दल की, तो अपना दल की जो अनुप्रिया पटेल हैं, उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से जरूर हुई है, लेकिन उनकी ही बहन पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की है। तो कहने का मतलब यह है कि जो यूपी में छोटे दल हैं, क्या ये बीजेपी से छिटक रहे हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं है। जब भी कोई परिवार का मुखिया सशक्त होता है और जब वो डिसीजन लेता है, खास करके ऐसे डिसीजन लेता है जो बहुत मजबूती के साथ लिया जाता हो, तो थोड़े जो दल होते हैं साथ में, उनको मिलाकर चलना होता है। हो सकता है कि उनकी अपेक्षाएं कुछ रही हो और योगी जी की जो कार्य करने की जो शैली है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और जहां तक असमर्थता की बात है, वो हमारे दल में किसी लोगों के पास नहीं है। लोकतंत्र में मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता है और हर कोई स्वतंत्र है किसी से भी मिलने के लिए। लेकिन अगर विचारधारा की बात करेंगे तो वो हमारी विचारधारा से मेल खाते हैं और वो हमारे साथ है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जुबेर साहब, कि सब चलता है वाली जो राजनीति थी, जिसमें विधायकों को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए ही सबसे मुख्य रूप से देखा जाता था, इसको योगी जी ने खत्म किया है। और योगी जी ने एक ईमानदार छवि के साथ सरकार को आगे बढ़ाने का काम किया है। इससे कुछ परेशानियां किसी को अगर होती है, उन्हीं के पास ये बेचैनी नजर आती है। जी अच्छा राहुल जी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुंवर सिंह जी भी। कुंवर सिंह जी, आप यही बताइए कि क्या यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी शिरकत कर रही है या नहीं कर रही है? बिल्कुल शिरकत नहीं कर रही है, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी है और ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं है जिससे कांग्रेस पार्टी पीछे रही हो। ये भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी को दुनिया देख रही है और योगी आदित्यनाथ जी के कर्मों को भी दुनिया देख रही है। चाहे हाथरस की बेटी का मामला हो, चाहे गन्ना के किसानों के भुगतान का मामला हो, चाहे
लोगों के न्याय का मामला हो, और यहाँ की उत्तर प्रदेश के किसान रोड पर हैं, दुनिया देख रही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में हैं और रहेंगी। तो आपको क्या लगता है कि 403 जो विधानसभा सीटें हैं सूबे में, उन पर कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतने के स्थिति में फिलहाल मौजूद है? देखिए, ये स्थिति तो गठबंधन होने के बाद तैयार होगी जी। जब पूरे जो गठबंधन दलों से बातचीत होगी, कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, ये तय होने के बाद हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हम किस सीट पर और कहां से लड़ेंगे। तो यानी ये तय मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी बगैर गठबंधन के यूपी में चुनाव में शिरकत नहीं करने जा रही, किसी न किसी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का अलायंस होना तय है। अब ये भी तय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन तो खुद आप ही कह रहे हैं, मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं बस। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। अभी तक जो माहौल है, हम लड़ेंगे, हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या, हम तो देश में भी हमारा यूपीए है, जो वो हमारा गठबंधन है। और नहीं, देश में तो यूपीए है कुंवर सिंह जी, देश में तो यूपीए है, कहीं किसी को कोई इनकार है नहीं। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूपीए यूपी में कहां है, ये सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में है। मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, गठबंधन वहां के दलों के साथ होगा। ये हमारे राहुल गांधी जी वहां के नेता तय करेंगे। आने वाला वक्त तय होगा कि कितनी सीट पर कौन लड़ेगा। जी, तो राहुल आनंद जी, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। मैं आपसे सीधा सवाल यही जानना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी ने, इस बात में कोई शक नहीं है कि काफी मेहनत बीते महीनों में और बीते सालों में की है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश पर उन्होंने पूरा फोकस किया है, इससे किसी को कोई इनकार हो नहीं सकता। लेकिन क्या प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस की महासचिव भी इन दिनों हैं, वो इस स्थिति में है कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ से मुकाबला कर पाए? देखिए जुबेर साहब, जो हमारे साथ जो बड़े भाई कांग्रेस के बैठे हैं और साहब जी, तो मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि अभी इन्होंने एक बात कही जिसमें उन्होंने कहा कि हम गठबंधन करेंगे, लेकिन शायद ये अपडेट नहीं है कि कल ही समाजवादी पार्टी के मुखिया ने मना किया है गठबंधन करने से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चल रहा था उसमें अपनी बातों को हो सकता है किसी दूसरी पार्टी के साथ वो गठबंधन करें। राष्ट्रीय लोकदल मौजूद है, अपना दल मौजूद है, और बहुजन समाज पार्टी भी अब ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। ये तो वक्त बताएगा कि कौन क्या करता है। ठीक है। और सबसे अहम बात है, रही बात अगर प्रियंका गांधी जी की, तो प्रियंका गांधी जी अपने संगठन के लिए वहां जो भी कुछ करती होंगी तो वो मौका परस्त राजनीति की बात है। लेकिन जो एक अहम भूमिका होनी चाहिए थी देश को वैक्सीनेशन दिलाने को लेकर, उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने को लेकर, तो इन्हीं के लोग ऐसी बातों को ट्वीट करते हो और बाजार गर्म करते हैं, माहौल खराब करते हैं कि जो कोवैक्सीन है उसके अंदर बछड़े का सीरम डाला गया है। तो इस प्रकार की अगर अफवाह फैलेगी और अगर फैलाई जाएगी, तो आपको लगता है कि वहां की आवाम इनको मौका देगी आने का? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। अफवाहों की बात एक तरफ है, मैं ये बात कहना चाहूंगा आपसे, और खासतौर पर एक मतदाता की हैसियत से भी ये पूछना चाहूंगा कि दोबारा से यूपी में योगी आदित्यनाथ को सत्ता सौंपना क्यों जरूरी है यूपी के मतदाताओं के लिए? देखिए, योगी जी के शासनकाल में यूपी ने जो अपने स्वर्ण अक्षरों में जो अपने इतिहास को रचा है, शायद अब तक के विगत मुख्यमंत्रियों में ऐसी किसी में ऐसी क्षमता नहीं थी जो मुख्यमंत्री इतने डेयरिंग डिसीजन लेकर उत्तर प्रदेश को आगे की तरफ ले चले। कौन सा सबसे बड़ा डिसीजन लिया है अभी तक योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लिए खासतौर पर? खास करके जो उत्तर प्रदेश को जो गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, सबसे पहले योगी जी ने उसको किया, और जो वहां की जो पुलिस व्यवस्था है उसको उन्होंने दुरुस्त किया। दूसरी जो इन्वेस्टमेंट की जो बात थी, जो और पहले की तुलना इस बार इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ है उत्तर प्रदेश में। 4 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। बेरोजगारी दर की अगर बात की जाए तो वर्ष 2017 में 17.5% थी, 2021 मार्च में घटकर वो 4.1% रह गई। 4 नए एक्सप्रेस वे, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 10 शहरों में मेट्रो रेल परियोजना, अन्य बहुत सारी कार्य जो योगी जी ने किया है और उससे लोग सहमति हैं। इसलिए हमारा संगठन इस चीज को डिसाइड करेगा। और खास करके जो WHO ने भी सराहना की है कोरोना काल में, खास करके इनकी द्वारा तत्परता से किए गए कार्यों को लेकर, तो इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में रहेंगे और जनता देखती भी है
तो इसके माध्यम से जनता हमें दोबारा चुनकर वापस सत्ता पे काबिज करेगी। इसलिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पे आवश्यक है। कुंवर सिंह जी, आपने राहुल आनंद जी को गौर से सुना, ध्यान से सुना, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं, इत्तेफाक रखते हैं? राहुल जी, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से आते हैं और योगी आदित्यनाथ जी भी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से, और ऐसा कोई ऐतिहासिक काम इनने किया है राहुल जी ने जो बताया, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, योगी आदित्यनाथ जी किसानों के मुद्दे पर फेल, लड़कियों और बहनों के मुद्दों पर फेल। योगी आदित्यनाथ जी ने 119 जो है वो लगवाया पोटा, और उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 92 जिसमें डॉक्टर कफील सी लोग हैं जैसे लोग हैं, उनमें 92 जो मुद्दों को खारिज कर दिया कि आपने कैसे देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। तो योगी आदित्यनाथ जी ऐसे किसी मुद्दे पर नहीं है। बेरोजगार वहां रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, डॉक्टर हड़ताल पर हैं, और मैं तो कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम काशी को टोक्यो बना देंगे। आप देखिए काशी का हाल, पत्रकारों के ऊपर प्रकरण दर्ज उत्तर प्रदेश में हो रहा, महिलाओं पर अत्याचार उत्तर प्रदेश पर हो रहा, बेरोजगार लाइन पर लाठी खा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब कौन ऐसा काम बचा है जो उत्तर प्रदेश में अत्याचार नहीं हो रहा है? क्यों आपको सौंपेगी सत्ता? जनता तो चाह रही है कि मौका मिले और योगी आदित्यनाथ जी को यहां से रवानगी डाल दें। तो कुंवर सिंह जी, जिस तरह से आपने तमाम बातें राहुल जी को समझाई, क्या आप कामयाब हो पाएंगे 2022 में इन्हीं तमाम बातों को यूपी के मतदाताओं को समझाने में? बिल्कुल कामयाब, क्योंकि कई सालों से, कई दशकों से बल्कि यूपी से जो है गायब है पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी। देखिए, वक्त बदलते देर नहीं लगती है, और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि समय सबका आता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से 14 में आए थे, आज वो स्थिति है, तो कर्म सबके बोलते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि जिस तरह किसान आंदोलन हुआ है और देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हुई है, आने वाला वक्त उत्तर प्रदेश में बताएगा। कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी पूरी ताकत और दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। तो मैं वही सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगा कुंवर जी, जो मैंने राहुल जी से पूछा है, कि ऐसा कौन सा मुद्दा आपके पास है और ऐसी कौन सी बात आप में खास है जिसके बिना पर आप ये दिखा सकें यूपी के वोटर्स को कि वही पार्टी जो है देश का कल्याण करेगी, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का कल्याण करेगी? उत्तर प्रदेश में पिछले वर्षों में जो सरकारें आई हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की रही हो, योगी आदित्यनाथ जी रहे हो, इन सबका कंपैरिजन करने के बाद लोगों को ये एहसास हो रहा है कि देश में कांग्रेस पार्टी की वापसी होना चाहिए। देश में किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, महिलाओं के साथ, देश में श्रमिकों के साथ, देश में हर व्यक्ति के साथ कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी का आने वाला वक्त हमारा उत्तर प्रदेश का होगा। मैं इतना ही संदेश देना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं पूरी शिद्दत से और हम सरकार बनाएं। कुंवर सिंह जी के जो जवाब हैं उनसे आप आश्वस्त हैं? राहुल जी जो आरोप लगाए हैं उन्होंने बीजेपी पार्टी पर, चाहे किसानों की बात हो, हाथरस मामले की बात हो, चाहे इकोनॉमी के खस्ता हाल की बात हो, नौकरियों का आपने जिक्र किया कि 4 जो है लाख लोगों को नौकरी दी गई है, चाहे उनकी बात हो, हाईवेज की बात हो, लेकिन वो तो किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। देखिए, विपक्ष की जो एक भूमिका होती है वो डिपेंड करता है कि वो कितनी सराहनीय और कितनी प्रतिस्पर्धा के साथ अपनी बातों को आपके सामने रखने में सक्षम होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की अगर हालात देखेंगे या पूरे मैं देश की विपक्ष की भी अगर बात कर लूं, तो ये सरकार के किसी भी कार्य को ये नहीं कहते हैं कि सरकार ने अच्छे कार्य किए हैं, जबकि आलोचना लोकतंत्र में आलोचना अच्छे और खराब दोनों की होनी चाहिए, इससे ये कभी भी बचते रहते हैं। और जितनी बातें इन्होंने बात की कि किसानों के मुद्दे को लेकर, तो मैं कुंवर साहब से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस ने 2019 के जो मैनिफेस्टो में पेज नंबर 9, मैं ये भी स्पष्ट कर रहा हूं, पेज नंबर 9 में उन्होंने किसान आंदोलन के बारे में जो लिखा था, वर्णित किया था, क्या वो चीज से मेल खाता ये किसान बिल नहीं है? इसको पहले बता दें। दूसरी बात कि महाराष्ट्र में तो हमारी सरकार नहीं है, गैर भाजपा की सरकार है, वहां इस किसान बिल का क्यों उपयोग होता है? डीएम के पास जो अर्जियां दी जाती है उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में बातें की जाती है और उस पर एक्शन भी लिया गया है और अन्य भी प्रदेशों में लिया गया है। और मैं आपको एक चीज बता दूं,
इनका पंजाब में जो सरकार है, तो कैप्टन अमरिंदर जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें किसान बिल के बारे में जिक्र किया था और कहा था कि एमएसपी के नीचे के रेट पर अगर कोई खरीदारी करेगा तो उसे कानूनन कार्रवाई की जाएगी, उसे जेल भेजा जाएगा। उनके ट्वीट पे है। तो इतनी सारी चीजें हैं और फिर भी अगर मति भ्रमित का अगर संयोग बनता है तो ये महज अफसोस की बात है। और इन्होंने एक बात की काशी के हाल के बारे में, तो पहले काशी कैसी थी, अब काशी कैसी है, पहले इसका आप परिकल्पना कर लीजिए। दूसरी बात, कांग्रेस सबसे पहले परिवारवाद के दृष्टिकोण से बाहर निकले, तब अध्यक्ष चुने, फिर वो आगे की बात करे कि उसे करना क्या है। अभी आप आपस में ही सहमति नहीं बना रखे हैं। हम तो कम से कम संगठन में बैठते हैं तो अपने संगठनात्मक। राहुल आनंद जी और कुंवर सिंह जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार भी जारी है 3 बजे 3 खबर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका 3 बजे 3 खबर में। और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इसी बात को लेकर कि यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गोलबंदी तमाम पार्टियों की जारी है, चाहे बात कांग्रेस पार्टी की हो, बीजेपी की हो, समाजवादी पार्टी की हो या फिर बीएसपी पार्टी की हो। तो मैं राहुल जी आपके पास दोबारा आना चाहूंगा इस बात को लेकर, इस सवाल के साथ कि जिस तरह से कुंवर सिंह जी ने ये बात रखी और कोशिश भी की रखने की कि हम दोबारा से जो है बीजेपी को रोकने में पूरी तरह से कामयाब होंगे और इसके लिए हमें चाहे कोई भी कवायद करनी पड़े, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़े, लेकिन हमारा टारगेट एक ही है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर रखा जाए। बीजेपी को रोकना है, ये अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी को रोकने के चक्कर में आप देश के लोगों का अहित कर रहे हैं, ये गलत बात है। सबसे पहले तो कांग्रेस के लोगों को इस पे माफी मांगनी चाहिए। और कुंवर साहब ने एक बात कही कि गन्ना किसानों के बारे में इन्होंने एक चर्चा की, तो गन्ना किसानों का 1.27 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान हुआ है और एमएसपी के अंतर्गत 378 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न की खरीद 66,000 करोड़ का भुगतान तक किया जा चुका है। तो ये दिखाता है, मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं बताने के लिए, मैं लेकिन उस पर नहीं जाता हूं, लेकिन मैं आपको इस चीज के लिए स्पष्ट करता हूं कि कांग्रेस सबसे पहले एक जिम्मेदार पार्टी का कर्तव्य का निर्वहन करते हुए पहले तो ये कहे, और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सारे लोगों से और उनके कार्यकर्ताओं से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि सबसे पहले वो वैक्सीन लगाएं और फोटो डालें, ताकि जो भ्रम की राजनीति होती है उससे लोग बचे, देश बचेगा, हमारे नागरिक बचेंगे, तभी आप हमसे लड़ेंगे, जो जिम्मेवारी से हर वक्त पीछे हटते हैं। और भाजपा को रोकना है, ये अच्छी बात है, हर कोई लोकतंत्र में अपनी अपनी विचारधारा के साथ जाता है, लेकिन ये समझ और इनके मानसिकता पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से हमें
मात देने का काम करेंगे। अगर संगठन में कहीं ऊंच नीच बातें होती है तो उसको परखे और उसको जांचे, जो हम करते आते हैं और हमने किया भी है जी। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो योगी सरकार के शासनकाल में बहुत आगे बढ़ी है और संप्रभुता के साथ आगे बढ़ी और मजबूती के साथ बढ़ी है। चलिए ठीक है राहुल आनंद जी, लेकिन WHO ने एक सवाल मैं कुंवर सिंह जी से यहाँ पे पूछना चाहूंगा, और मीडिया हलकों में भी लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से चुप्पी साधे रखी और बैकडोर से टीएमसी को सपोर्ट किया, ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है यूपी में, जबकि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को बैकडोर से सपोर्ट करती हुई दिखाई दे। तो क्या ये जो दावे किए जा रहे हैं कुंवर सिंह जी, इनमें कितना दम है? भाई साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं जी। भाई साहब ने कहा कि कृषि बिल में, मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए। ये कह रहे थे कृषि बिल के बारे में। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखी थी कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। नए कृषि बिल में क्या एमएसपी के बारे में कुछ लिखा गया? इतने ही आप हिम्मत वाले हैं और इतने ही किसानों के भला करने वाले हैं, तो आप एमएसपी का कानून क्यों नहीं बनाते हैं? यदि कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से मांग कर रही है, और हम भी कहना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में न्यायालय जाने का रास्ता खुला होना चाहिए। एक देश, एक विधान, एक संविधान, लेकिन मंडियां दो, एक सरकारी और एक प्राइवेट मंडी। ये कहां का न्याय? आपने कहा कि कुंवर सिंह जी, आपने मेरे सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, राहुल आनंद जी जो हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उनके सवाल का जवाब देने की कोशिश आपने जरूर की। तो दोनों मेहमानों का, दोनों खास मेहमानों का, राहुल आनंद जी आपका भी और कुंवर सिंह जी आपका भी, अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त बड़ी खबर का रुख करते हैं जो राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। जी हां, राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। दरअसल दिल्ली में पिछले साल हुए हिंसा को मामले को लेते हुए बड़ी खबर, जहां पर देवांगना नताशा और आसिफ इकबाल से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके सामने मौजूद है। कड़कड़डुमा कोर्ट ने तीनों को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए। तो दिल्ली हिंसा मामले में पिछले साल इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था और तीनों को ही अब कड़कड़डुमा कोर्ट के जरिए छोड़े जाने की घोषणा की गई है। एक तरह से दिल्ली पुलिस की याचिका को पहले ही खारिज किया जा चुका है। वेरिफिकेशन के लिए 21 जून तक का वक्त अभी भी मांगा गया है। तो राजधानी दिल्ली से दिल्ली हिंसा मामले को लेकर एक बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस को एक तरह से झटका लगा है। देवांगना, नताशा और आसिफ इकबाल तन्हा को तत्काल रिहाई का आदेश कड़कड़डुमा कोर्ट ने दे दिया है। आपको बता दें कि पिछले साल 15 आरोपियों को लगभग दिल्ली पुलिस ने मुलजिम बनाया था इस बात को लेकर कि दिल्ली में ये दंगे फैलाने के आरोपी हैं। सीबीएसई बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षाओं के रिजल्ट तैयार करने के लिए फॉर्मूला तय किया है। बोर्ड ने आज सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं की प्री बोर्ड के मार्क्स के आधार पर ही इंटरमीडिएट का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। बोर्ड ने कोर्ट में जो फॉर्मूला बताया है, उस फॉर्मूले से आप अपने रिजल्ट का पता लगा सकते हैं। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि रिजल्ट्स में 10वीं, 11वीं के नंबरों का वेटेज 30-30% होगा, जबकि 12वीं के नंबरों का वेटेज 40% होगा। 10वीं में भी छात्रों के बोर्ड एग्जाम होते हैं, मगर सब्जेक्ट अलग होते हैं। ऐसे में 10वीं के 5 विषयों में से सबसे बेहतर 3 विषयों के नंबर ही जोड़े जाएंगे। इसके बाद 11वीं कक्षा के टर्म एग्जाम, यूनिट एग्जाम और फाइनल एग्जाम्स में सभी 5 सब्जेक्ट्स के एवरेज मार्क्स को जोड़ा जाएगा। इन नंबर्स का वेटेज 30-30% होगा। और इस वक्त हमारे सहयोगी राजीव तिवारी सीधे दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। तो राजीव जी, सबसे पहले यही बताइए कि जिस तरह से सीबीएसई ने अब जो नंबरों को लेकर एक कवायद चल रही थी और नंबरों को लेकर एक बहस चल रही थी, उसको विराम दे दिया है। एग्जाम से वो पहले ही कर दिया गया था और कहीं ना कहीं क्रिकेट के तरीके से ही नंबरों को देने की बात की गई थी। मतलब कहीं ना कहीं छात्र भी यही चाहते थे कि उनको यानी कि उससे पिछले क्रम के जाते ही उनको नंबर दिए जाए, ग्रेड दी जाए और लगातार कहीं ना कहीं यही परीक्षा की तारीख जो कमेटी बनाई गई है, कमेटी के माध्यम से आज स्पष्ट कर दिया गया है कि के हिसाब से ही उनको नंबर दिए जाएंगे और 10वीं, 11वीं, 12वीं के लिए जो भी एग्जाम की तैयारी थी उसको कहीं ना कहीं पिछले के हिसाब से ही नंबर दिए जाएंगे और उनको पास किया जाएगा। अच्छा राजीव जी, ये भी बताइए कि जिस तरह से
ये कहा जा रहा था पहले कि सिर्फ 12वीं के मार्क्स को ही जोड़ा जाएगा, लेकिन अब जिस तरह से कहा गया है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं उन मार्क्स को जोड़कर एक मुकम्मल मार्कशीट बनाई जाएगी 12वीं क्लास के लिए, तो क्या छात्रों के जो एडमिशन्स होंगे कॉलेजेस में, अलग अलग कोर्सेज में, उसके ऊपर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? देखिए डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बात करें कमेटी के आधार पर जो नंबर डिसाइड करने का, यानी कि जो पिछले ट्रम थे उनके आधार पर जो नंबर देने, यानी कि 30% जो नंबर होने चाहिए तो पिछले ट्रम होने चाहिए थे, और 30% और 40% नए एग्जाम के होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं टोटल मुझे कहीं ना कहीं उसको आगे दिक्कत नहीं है, के हिसाब से ही एग्जाम के नंबर बनाए जाएंगे। कमेटी काम कर रही है और कमेटी कहीं ना कहीं 12वीं, 10वीं के लिए और 11वीं के लिए जो उसके रिजल्ट आंकड़े निकाले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काफी सराहनीय है। और कहीं ना कहीं उनके लिए भी दिल्ली से राजीव तिवारी, इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब रुख करेंगे हमारी तीसरी खबर का। एनआईए ने पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के मुंबई स्थित आवास पर छापेमारी की है। एंटीलिया बम मामले में प्रदीप शर्मा से पूछताछ की गई है। एनआईए अधिकारियों ने प्रदीप शर्मा के आवास की तलाशी भी ली है। कई घंटों की पूछताछ के बाद प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। प्रदीप शर्मा को सचिन वाजे का मेंटर भी कहा जाता है। उससे पहले एनआईए ने पूछताछ की थी। फिलहाल प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस में गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे का कनेक्शन प्रदीप शर्मा से जुड़ा हुआ है। दोनों मुंबई क्राइम ब्रांच में एक साथ काम कर चुके हैं। मनसुख हिरेन की हत्या वाले दिन सचिन वाजे का लोकेशन प्रदीप शर्मा के घर के पास मिला था। इसके बाद ही प्रदीप शर्मा एनआईए की रडार पर आ गए थे। इससे पहले प्रदीप शर्मा ने एनआईए ने दक्षिण मुंबई में अपने कार्यालय में 2 दिनों तक पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक शर्मा को अन्य आरोपियों के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उनका नाम और सबूतों के रूप में, तकनीकी डेटा के रूप में आतंकवाद और हत्या के मामले में उनकी संभावित भूमिका की ओर भी इशारा किया गया है। तो फिलहाल 3 बजे 3 खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बन रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।